हेलो फ्रेंड्स गाइज, इस वीडियो में हम लोग बहुत कमाल चीज़ करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डिमांड थी कि सर ये वाला वीडियो है। अभी कौन सा वीडियो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में गाइज हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को मल्टीपल डेटाबेसेस से। जी हाँ गाइज, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग को जब स्प्रिंग बूट में ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की, तो हम लोग JPA यूज़ कर लेते हैं या स्प्रिंग JDBC यूज़ कर लेते हैं या नॉर्मल JDBC यूज़ कर लेते हैं। कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। बट अभी तक जो हमने काम किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सिंगल डेटाबेस यूज़ किया। दैट मीन्स चाहे वो हम MySQL यूज़ कर लें, चाहे वो हम Postgres यूज़ कर लें, चाहे हम MongoDB यूज़ कर लें, कोई भी डेटाबेस यूज़ करें यार, हम लोग एक बार में एक ही डेटाबेस यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग ये समझ पाएँ कि हम एक साथ मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग मल्टीपल डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कोई एंटिटी या कोई डेटा हम पहले डेटाबेस में रख दें, कोई डेटा हम दूसरे डेटाबेस में रख दें। एग्जैक्टली वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोग के पास एक नहीं मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, और अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन होगा। साथ ही साथ में सिर्फ दो ही नहीं, यहाँ पे आपके पास अगर तीसरा डेटाबेस भी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन आपके पास चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10वां कितने भी डेटाबेस है तो हम लोग बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं बिना टेंशन लिए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस, प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कनेक्ट करेंगे दो डेटाबेस के साथ एक ही प्रोजेक्ट को, और हमारे पास अवेलेबल डेटाबेसेस है MySQL। हम एक्जैक्टली MySQL को कनेक्ट करेंगे, एंड साथ ही साथ में हमारे पास है Postgres। तो हमारे पास Postgres भी है, तो हम ये दोनों डेटाबेसेस को कनेक्ट करेंगे। Postgres SQL जो भी बोले आप, Postgres है, ये दोनों डेटाबेसेस हैं। आपके पास मल्टीपल डेटाबेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताने वाला हूँ उसी तरह से आप करोगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है, ये MySQL डेटाबेस है। यहाँ पे हम लोग एक राइट क्लिक करके और एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। लोकल होस्ट पे जाते हैं एंड क्रिएट न्यू पे चलते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम देते हैं इसका मल्टीपल DB यहाँ पे देंगे एंड ओके कर देंगे। तो हमारे पास एक मल्टीपल DB नाम से एक डेटाबेस बन जाएगा। आई थिंक ये रहा, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल वगैरह नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ भी हम आ जाएंगे अपनी, ये है एक्चुअली PG एडमिन, दैट मीन्स Postgres का एडमिन है। ये GUI है Postgres का। अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डेटाबेसेस कई सारे हैं, बट हम डेटाबेसेस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, डेटाबेस पे जाएंगे, एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे, लेट्स सपोज मल्टीपल DB। मल्टीपल DB इसलिए क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट को मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीपल DB दिया है। सेव कर देंगे, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हमारे पास मल्टीपल DB रेडी है। जो भी प्रोजेक्ट या जो भी डेटाबेस ऑपरेशन होंगे, टेबल्स वगैरह क्रिएट होंगी, वो इसी के अंदर होंगी। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आग बंद करके बिल्कुल हमारे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो हमारे पास डेटाबेस रेडी है। नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस बूट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने MySQL से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो ये रही उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ट्यूटोरियल्स स्प्रिंग बूट के नहीं फॉलो किए तो आप जाकर मैं कहूँगा फॉलो कर लीजिए। हमने मास्टर स्प्रिंग बूट विद रियल टाइम प्रोजेक्ट भी बना रखा है, पूरा कोर्स बना रखा है, तो आप उस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखी। साथ ही अगर आपको वो नहीं लेना तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे स्प्रिंग बूट और MySQL के साथ बहुत सारी n नंबर ऑफ वीडियोज़ है, उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ हमने यहाँ पे लिख भी रखा है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन MySQL को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे एंड चेंज करेंगे। साथ ही साथ में क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस कनेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ पे बूट को कनेक्ट करना चाहिए, कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ होनी चाहिए, Postgres के साथ होनी चाहिए। तो ये हमने लिख रखी है, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहीं रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दिमाग में कि भैया मैंने उसको तुरंत बना दिया है या नया क्रिएट कर दिया। आप इंटरनेट पर जाओगे, आपको ये वाली दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से मिल जाएंगी, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो, अब हम लोग इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, बट हमारे पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, डेटाबेसेस भी अवेलेबल है, प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आ जाते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, और यहाँ पे एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मेवन, एंड हम यूज़ कर रहे हैं जावा। स्प्रिंग बूट 3.0 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। नाम देते हैं com.lcwd.db टेस्ट या lcw.db। ये हमारा ग्रुप ID हो गया, एंड यहाँ पे देते हैं मल्टीपल DB प्रोजेक्ट का नाम, एंड नेम भी यही है। दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर कनेक्टिंग
मल्टीपल DB, ठीक है, मल्टीपल DBs। एंड जो हम लोग पैकेज का नाम रखेंगे com.lcwd.db रखेंगे, ठीक है। जार फाइल जावा 17 परफेक्ट है। एंड डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वेब की डिपेंडेंसी ले लेते हैं। हो सकता है APIs वगैरह बनाएं, अगर ज़रूरत पड़ गई तो, नहीं पड़ी या कुछ मजे के लिए बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड हम JP लेंगे क्योंकि हम JP यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। एंड देन हम लोग यहाँ पे MySQL यूज़ कर रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ पे MySQL यूज़ करेंगे, MySQL। एंड साथ ही साथ में हम Postgres यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे Postgres यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे IntelliJ एंड Lambok का सपोर्ट हमें चाहिए तो हम यहाँ पे Lambok यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो Lambok छोड़ भी सकते हो, बट MySQL ड्राइवर इसलिए है क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस कनेक्ट करेंगे पहला, एंड दूसरा Postgres SQL क्योंकि हम लोग Postgres SQL का ड्राइवर क्योंकि हम लोग दूसरा जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो Postgres यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो भाई, बस जो डिपेंडेंसी चाहिए वो हमने यहाँ पे लगा ली। उसके बाद हम जनरेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट देखिए डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इसको रख देते हैं डेस्कटॉप पे एंड हम लोग सेव कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। एंड ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जिप फाइल मिल गई। अब देख लो, जिप फाइल को हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे। इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल DB नाम से एक प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो। इसको ओपन करेंगे एंड ये वाला एक्चुअल प्रोजेक्ट है तो इसको हमें ओपन करना है IntelliJ IDEA से। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम राइट क्लिक करके, अगर हमारे पास ऑप्शन है ओपन फोल्डर एज IntelliJ IDEA प्रोजेक्ट तो कर सकते हैं बहुत आसानी से, और अगर नहीं भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप IntelliJ IDEA ओपन कर लीजिए, IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन ओपन कर लेते हैं यार। अगर आपके पास मल्टीपल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम्युनिटी एडिशन ओपन कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे हम चलेंगे फाइल पे, ओपन कर लेंगे एंड ओपन पे अपना प्रोजेक्ट चूज़ कर लेंगे। कहाँ से प्रोजेक्ट मिलेगा, C ड्राइव, डेस्कटॉप पे जाना है ना हमें। C ड्राइव लोडिंग आ रहा है तो वेट कर लेते हैं भाई। C ड्राइव पे चलते हैं भाई। C ड्राइव यूजर्स, अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप, ठीक है। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा मल्टीपल DB नाम से प्रोजेक्ट एंड pom.xml की पैरेंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे, ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे एंड हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब हमें कैसे काम करना है वो सब चीज़ हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है, बारी बारी डिस्कस करते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले बिल्ड हो जाने देते हैं, देन उसके बाद हम लोग कुछ काम करेंगे। बिल्ड इंपॉर्टेंट है, जब बिल्ड हो जाएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो आप अपने सिस्टम में इंटरनेट ऑन कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए आप चुपचाप बैठ जाइए एकांत में, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए। बीच में आप जल्दबाजी मत करिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा एंड कुछ एरर आ जाएगी। उस केस में आपको पूरा प्रोजेक्ट फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिक्कत होती है बहुत सारे लोग को। अगर ये ऑप्शन आता है कैनॉट रिजॉल्व प्लगइन, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे ट्राई टू रन मेवन प्रोजेक्ट विथ यू फ्लैग फोर्स अपडेट स्नैपशॉट्स कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये फोर्स करेगा अपडेट करने के लिए एंड अपडेट हो जाएगा, इतना कोई हार्ड। ये देखिए सिंकिंग हो चुकी है एंड हमारा प्रोजेक्ट डन है। आप देख सकते हो SRC में मेन है, मेन के अंदर जावा है, जावा के अंदर com.lcwd.db है एंड ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इस मेन एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं हम लोग, मेन क्लास को रन कर सकते हैं। जैसे मेन क्लास को रन करेंगे हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग हो जाएगा। रिसोर्सेज है, रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है एंड सब चीज़ डन है। अब गाइस सबसे पहला चीज़ जो हम करेंगे वो यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन ला लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं, ठीक है, कि भैया कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को MySQL के उठाएंगे, ये पहला डेटाबेस है तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। spring.datasource.url jdbc://73307 पे ही मेरा चल रहा है एंड हम जो यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस वो यूज़ कर रहे हैं MySQL का यूज़ करेंगे मल्टीपल अंडरस्कोर DB। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टीपल अंडरस्कोर DB, ठीक है। बाकी रूट है, यूज़र नेम, पासवर्ड रूट है, ड्राइवर, ठीक है। अभी तक तो सब चीज़ चंगा चल रहा है, ठीक है। चलो हैबनेट की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे दे सकते हो, बट मैं उन कॉन्फ़िगरेशन को बताऊंगा कैसे आप वहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट लगा लेते हैं फर्स्ट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो भाई अब आ जाते हैं सेकंड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सेकंड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम दूसरे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करते हैं एंड चिपका देते हैं। 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, ड्राइवर, यहाँ आते हैं चिपका देते हैं। वाह मज़ा आ गया, ठीक है।
इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो प्रीफिक्स है और इनकी प्रीफिक्स को अलग रखिएगा। मैंने यहाँ डी के कर दिया है, आप चाहो तो इसको सेकंड कर सकते हो, ठीक है, या इसको कर सकते हो सेकंड डॉट डेटा सोर्स डॉट इवारल, सेकंड डॉट डेटा सोर्स डॉट इवारल, सेकंड डॉट डेटा सोर्स डॉट इवारल, क्या पासवर्ड यूजर नेम जो भी है, बट हमने इन प्रीफिक्स को स्टार्ट किया है सेकंड से, सेकंड डॉट डेटा सोर्स, सेकंड डॉट डेटा सोर्स। तो हम जब फेच करेंगे कभी भी सेकंड डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर्टीज, तो उस केस में हम लोग सेकंड डॉट डेटा सोर्स डॉट इवारल, सेकंड डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, ये हमने एक कह सकते हो स्टैंडर्ड अपने प्रोजेक्ट के लिए बना लिया, अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बना लिया। एंड इसी तरीके से हम जो पहला डेटाबेस है उसके लिए तो हमने स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे स्प्रिंग को छोड़ के दूसरा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह जब आप थर्ड के लिए यूज़ करोगे या तीसरा चौथा जितना भी डेटाबेस यूज़ करोगे, सपोज आपने थर्ड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया, थर्ड डेटा बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया, तो उस केस में आप यहाँ पे थर्ड यूज़ कर लीजिएगा, थर्ड डॉट स्प्रिंग डॉट, थर्ड डॉट डेटा सोर्स डॉट इवारल, थर्ड डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, थर्ड डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, या थर्ड डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस 3 से स्पेसिफिक रिलेटेड होंगी वो सारी आप थर्ड से उसका प्रीफिक्स बना दीजिएगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे करिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और चांसेस हैं कि आप भूल भी सकते हो या कुछ मिसमैचिंग या कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग jdbc.postgres.localhost पे चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 5432 है, एंड जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे multiple_db। आप एक बार चेक कर लीजिए अपने पोस्टग्रेस एडमिन में, आई थिंक डन है, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, एक डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो अपने आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज़ बनाना होता है और सिर्फ हमें रेपोजिटरीज बनाना होता है। बट यहाँ तो मल्टीपल डेटाबेस है, तो अगर अभी आप रन करोगे तो कोई भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं होगा। एक बार देखिएगा एरर आ जाएगी। हम यहाँ पे आते हैं, रन करके आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे एनोटेशन प्रोसेसिंग को ऑन कर दीजिए, एंड ये देखिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अननोन डेटाबेस मल्टीपल डीबी, एक बार नाम चेक कर लेते हैं। आई थिंक पहला डेटाबेस ये कॉन्फ़िगर होने वाला है, बट मल्टीपल स्पेलिंग गलत हो गई, आई थिंक मिस हो गया, तो आई को मिस कर देते हैं यहाँ भी, या फिर चलो भाई यहीं पे सही कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एंड दूसरा डेटाबेस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ड्रॉप कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पे जाते हैं एंड डेटाबेस पे जाते हैं। और नाम ये पूछ रहा है तो हम यहाँ से नाम चिपकाएंगे एंड यहाँ से नाम पेस्ट कर देंगे। मल्टीपल डीपी बन के रेडी ये रहा। एंड अगर हम रन करेंगे तो एक डेटाबेस तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, बट दूसरा डेटाबेस हमारा कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। जितने भी आप रेपोजिटरीज और एंटिटीज़ बनाओगे वो सारी के सारी पहले डेटाबेस के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर आ गई, आई थिंक वेट, ठीक है। सो पोर्ट नंबर ऑलरेडी न्यूज़ है, तो एक बार हम पोर्ट नंबर भी server.port एंड इसको 8081 पे कर देते हैं। मैंने दोबारा से रीरन किया प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो देख लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, बट प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एक ही डेटाबेस कॉन्फ़िगर हुआ है। अभी अगर हम कोई डिपॉजिटरी बनाए कुछ भी बनाए तो सिर्फ एक ही सिंगल डेटाबेस कॉन्फ़िगर हुआ है। अब मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीज़ें हमारी माइस्क्वेल हैंडल करेगा, कौन सी चीज़ें हमारी हैंडल करेगा पोस्टग्रेस, ठीक है। तो हम अपने डीबी प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे, या फिर हम लोग पहले प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग पैकेजेस पे चलते हैं एंड डीबी पे चलते हैं एंड डीबी पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ एक पैकेज बना लेते हैं। डीबी के अंदर हम पैकेज बनाएंगे MySQL, ठीक है, या पैकेज छोड़ दो, अभी छोड़ दो पैकेज। हम चलते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स में, यहाँ पे हम मैनेज करते हैं अपनी फाइल्स को, ठीक है। तो डीबी के अंदर राइट क्लिक करते हैं और एक बनाएंगे हम पैकेज जिसका नाम देंगे MySQL। इसके अंदर MySQL वाली चीज़ें रहेंगी एंड डीबी पे ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे। दो पैरेलल प्रोजेक्ट्स पैकेजेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बनाएंगे हम पोस्टग्रेस, ठीक है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस मैं ये रखने की कोशिश करूँगा गाइस कि जो पोस्टग्रेस है उसके अंदर पोस्टग्रेस से रिलेटेड एंटिटीज़ रेपोजिटरीज रहेंगी एंड MySQL के अंदर MySQL से रिलेटेड रेपोजिटरीज एंड एंटिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया MySQL पे और यहाँ मैंने एक पैकेज बना दिया और जिसका नाम दे दिया एंटिटीज़, ठीक है। एंड इसी तरह MySQL पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक पैकेज मैंने और बना दिया जिसका नाम दे दिया रेपोजिटरीज या रेपोज। एंड पोस्टग्रेस पे भी हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए एंड एक पैकेज बना दिया
एंटिटीज, ठीक है। एंड पोस्टग्रेस पे फिर से राइट क्लिक किया, न्यू पे गए एंड यहाँ पे एक पैकेज और मैंने बना दिया जिसका नाम दे दिया और रेपोस, ठीक है। या अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पोस्टग्रेस से रिलेटेड रखनी है हमें तो पोस्टग्रेस पे राइट क्लिक करेंगे और एक पैकेज बना देंगे कॉन्फ़िग। बाकी चीज़ें हम सेम टू सेम रखेंगे जैसे हम रखते थे, ठीक है। सर्विसेज बनानी तो कोई जरूरत नहीं पोस्टग्रेस बनाए, हम डीबी में डायरेक्टली सर्विसेज बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम MySQL से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड हम एक पैकेज बना देंगे कॉन्फ़िग। आई होप आप समझ रहे हो। एंड देन हम जा सकते हैं पैकेज पे। आप देखो यहाँ पे हमारे पास डीबी के अंदर 2 पैकेजेस हैं, MySQL के अंदर 3 पैकेजेस हैं, पोस्टग्रेस के अंदर भी 3 पैकेजेस हैं। आई होप मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। पैकेजेस के अंदर अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलें तो भी हमें वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें पोस्टग्रेस से रिलेटेड कोई एंटिटी बनानी है, जैसे हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट एंटिटी बनानी है तो हम यहाँ पे क्लास बना लेंगे प्रोडक्ट एंटिटी बनाना तो मुझे आता है। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एंटिटी एंड यहाँ पे हम अगर टेबल लेना है तो हम यहाँ पे टेबल बना देंगे और नेम टेबल का नाम दे दें एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटीज़ एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे प्राइवेट आईडी, इसको बना देते हैं हम लोग आईडी, सॉरी @ID एंड यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटर्जी एंड हम यूज़ कर लेंगे ऑटो। बाकी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रखना है आप रख सकते हैं। हमने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग या प्राइवेट बुलियन लाइव हो गया। आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो, स्टॉक में है कि नहीं है, प्राइवेट डबल प्राइस हो गया, सारी चीज़ें आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप गेटर सेटर्स का बना लिए तो हम यहाँ पे बनाएंगे नो आर कंस्ट्रक्टर, एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड एक बनाएंगे हम गेटर्स एंड एक बनाएंगे हम सेटर्स। तो हमारी एंटिटी रेडी है यहाँ पे। इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें बनानी हुई रेपोजिटरी। तो हम आ जाते हैं रेपो में, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं दैट इज़ अ प्रोडक्ट रेपो। इसमें कुछ भी पुराना कुछ भी नया नहीं है, सब चीज़ पुरानी ही चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे रिपोजिटरीज बना लेंगे एंड एक्सटेंड कर लेंगे हम फीचर को JPA रिपोजिटरी से। JPA रिपोजिटरी को हमें पास करना है टाइप, तो हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉमा इंटीजर कर लेंगे, दैट्स इट। अगर हमें कोई और मेथड बनाना है जैसे नेम वाइज कुछ फेच करना है तो हम फाइंडर मेथड बना सकते हैं। चीज़ मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ अपने कोर्स में, मैंने इसके बारे में बात की है। तो उस प्रोडक्ट निकल आएगा फाइंड बाय नेम या फाइंड बाय टाइटल और स्ट्रिंग टाइटल। तो कस्टम फाइंडर मेथड हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने मेथड्स बना सकते हैं, इवन क्वेरी मेथड्स वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। इसी तरह अगर हमें लेट्स सपोज कि हमें MySQL में एक एंटिटी बनानी है तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हम यूज़र नाम से एक एंटिटी बना देंगे। बस मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आप जितनी एंटिटीज़ बनाइए कोई भी नुकसान आपका नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एंटिटी एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेबल एंड टेबल में हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र्स नाम की एक टेबल बनाएंगे एंड देन अगेन हम लोग प्राइवेट स्ट्रिंग या प्राइवेट इंटीजर आईडी एक आईडी दे देंगे एंड देन हम लोग आईडीज़ को बना देंगे एंड हम लोग इसको भी ऑटो रखेंगे, स्ट्रेटर्जी में हम लोग यूज़ करेंगे ऑटो, ठीक है। एंड बाकी सपोज हमें लिखना है यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग अबाउट या ईमेल, जो भी रखना है सब मैंने रख दिया। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे, बना देंगे ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर एंड देन हम गेटर्स सेटर्स, ये मैंने फटाफट बना दिया। एंड बिल्डर भी बना देते हैं और पहले वाले में बिल्डर बना देते हैं, प्रोडक्ट में भी बिल्डर बना देते हैं जिससे हम लोग बिल्ड कर सकें डायरेक्टली, ठीक है। बना दिया भाई, ये भी एंटिटी रेडी है। इसके भी रिपोजिटरी बना लेते हैं, रेपो पैकेज में आएंगे, न्यू पे चलाएंगे एंड यहाँ बना लेंगे हम लोग एक इंटरफेस यूज़र रेपो, एक्सटेंड कर लेंगे JPA रिपोजिटरी से। काम किसके साथ कर रहे हैं, यूज़र के साथ कर रहे हैं। उसकी जो आईडी वो किस टाइप की है, वो इंटीजर के साथ इंटीजर टाइप की है, ठीक है। बस इसके अंदर भी हम कस्टम फाइंडर मेथड बनाते हैं। अभी तक तो सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे चालू करेंगे डेटाबेसेस की। इधर की चीज़ें, ये वाली एंटिटीज़ MySQL वाली एंटिटीज़ MySQL के अंदर जाएँ और पोस्टग्रेस वाली एंटिटीज़ पोस्टग्रेस के अंदर जाएँ। हाउ विल डू दैट? तो हमें अलग अलग दो अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करनी होगी। MySQL के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, पोस्टग्रेस के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। कैसे करेंगे हम लोग? कॉन्फ़िग में यहाँ पे हम बनाएंगे MySQL DB कॉन्फ़िग, MySQL DB कॉन्फ़िग। इसके अंदर MySQL से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
एंड हम बनाएंगे यहाँ पे पोस्टग्रेस के अंदर कॉन्फ़िग में चलेंगे और यहाँ बनाएंगे पोस्टग्रेस डीबी कॉन्फ़िग, पोस्टग्रेस डीबी कॉन्फ़िग। आई होप आपको समझ आएगा। अब इन दोनों में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि अपने आप से इसके अंदर रखी हुई पोस्टग्रेस के अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो रखी हुई, उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ रखी हैं वो सब पोस्टग्रेस के डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगी। और माइस्क्यूएल के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर जितनी भी रेपोजिटरीज रेपो पैकेज के अंदर या जितनी भी एंटिटीज़ एंटिटी पैकेज के अंदर है वो सब माइस्क्यूएल में अपने आप से जाएंगी। तो चलते भाई एक एक करके हम लोग निपटाते हैं कैसे हमें करना है। अब यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले बता दूं कि हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दूसरा हमें एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, एंड तीसरा हमें ट्रांजैक्शन मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ 3 बीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, दूसरा आई थिंक ट्रांजैक्शन मैनेजर फैक्ट्री, एंड एक हमें चाहिए होगा डेटा सोर्स। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री चाहिए होगी, डेटा सोर्स चाहिए होगा, एंड हमें ट्रांजैक्शन मैनेजर चाहिए होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजर चाहिए होगा। अभी मैं और इसको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, सबसे पहले यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लास जो होगी वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी, जिससे हम इसके अंदर बीन्स डिक्लेयर कर सकें। एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे, इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, एंड हम यहाँ पे इनेबल जीपीए रिपोजिटरीज करेंगे, इनेबल जीपीए रिपोजिटरीज करेंगे। एंड इसके अंदर हमें तीनों चीज़ें पास करनी होंगी। कौन सी चीज़ें? जो मैंने बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं इन एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री रेफरेंस। यहाँ पे हमें उसका रेफरेंस पास करना है, कह सकते हैं उसका नाम। ठीक है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का। ठीक है, एंड साथ ही साथ में हमें किस पैकेज को स्कैन करना है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे बेस पैकेज या बेस पैकेज। चलो भाई अभी पास करेंगे, अभी मैंने पास नहीं किया। एंड तीसरी चीज़ हमें पास करनी है ट्रांजैक्शन मैनेजर रेफरेंस, ट्रांजैक्शन मैनेजर का रेफरेंस। अब इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल ये तीनों वेरिएबल जो हम लोगों ने यूज़ किया। ये देखिए एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, और यहाँ पे डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करो यार, जिससे ये डाउनलोड करके हमें बताए भी। तो ठीक है, देखिए एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ये कॉन्फ़िगर करेगा, कॉन्फ़िगर्स द नेम ऑफ द एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन definition to be used to create repositories discovered through this annotation। कहने का मतलब ये कॉन्फ़िगर करेगा एंटिटी मैनेजर बीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम पास कर देंगे, तो ये कॉन्फ़िगर कर देगा नेम ऑफ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन डेफिनेशन टू बी यूज्ड। कौन सा डेफिनेशन यूज होगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का? टू क्रिएट रेपोजिटरीज डिस्कवर्ड थ्रू दिस एनोटेशन। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे बस हमें एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का रेफरेंस या उस बीन का जो नाम होगा वो पास करना होगा, बस इतना आप समझ लिए। दूसरा हमने यूज़ किया ट्रांजैक्शन मैनेजर, कॉन्फ़िगर्स द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर का नेम पास करना होगा, जिससे कि ये कॉन्फ़िगर करेगा उसी का नाम। बीन डेफिनेशन टू बी यूज टू क्रिएट अ रेपोजिटरी डिस्कवर्ड थ्रू दिस एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन मैनेजर पास करना होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजर का रेफरेंस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बेस पैकेजेस हमने यूज़ किया था, एक बेस पैकेजेस, आई होप ऊपर होगा, बेस पैकेजेस क्लासेस बेस पैकेज। ये देखिए बेस पैकेजेस टू बी स्कैन फॉर एनोटेटेड कंपोनेंट्स। कौन सा बेस पैकेज हमें यूज़ करना है? ठीक है, वैल्यू इज एलियास फॉर दिस एट्रीब्यूट बेस पैकेज क्लासेस फॉर एनी टाइप ऑल्टरनेट। तो बेस पैकेज क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 चीज़ हमें बस बतानी है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, ये तीनों चीज़ बताएंगे कहाँ से। तो पैकेज तो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि भैया हम इस रेपो को यूज़ करना चाहते हैं, इस पैकेज को यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर दिस रेपो इन ऑर्डर टू स्कैन द रेपोजिटरीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना com.lcwd.db.mysql.repo पैकेज। ठीक है, lcwd.repo पैकेज। ठीक है, तो हम इस पैकेज को रेफरेंस स्कैन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का अभी कोई बीन है ही नहीं, तो नाम क्या पास करें? ट्रांजैक्शन मैनेजर का भी कोई बीन नहीं है, तो नाम क्या पास करें? तो अब हमें यहाँ पे 3 बीन्स बनानी है। एक तो डेटा सोर्स की बीन बनानी है, दूसरी चीज़ हमें बनानी है यहाँ पे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंड तीसरा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर, प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर। बस ये तीनों बना लेंगे एंड देन हम यहाँ पे रेफरेंस को पास कर देंगे एंड दैट्स इट। इतना काम कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। एंड सेम हमें इसके लिए भी करना होगा। तो चलते हैं और ये चीज़ भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमें सहायता मिले भाई, हमें ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन करके दे हमारे डेटाबेस की। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के, जिससे कि हम क्या करेंगे, अपने इस प्रॉपर्टीज़ फाइल का डेटा रीड करेंगे, इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे एक वेरिएबल ऑटो वायर कर देंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट, और वो आ रहा है spring.org.springframework.code.env। इसकी हेल्प से हम लोग रीड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर की चीज़ें, एंड इसको हम लोग ऑटो वायर कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट। डेटा सोर्स बनाने के लिए एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक डेटा सोर्स बस, एंड इसको हम बना देंगे @bean, एंड हम बनाएंगे इसको प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी बीन होगी, ठीक है। बीन प्राइमरी हो गया, आई थिंक काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्वियस बात हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना डेटा सोर्स का, तो हम यूज़ करेंगे डेटा सोर्स इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, आप देख सकते हो इस पर क्लिक करके एक्सटेंड कर रही एब्स्ट्रैक्ट ड्राइवर बेस्ड डेटा सोर्स, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड कर रही एब्स्ट्रैक्ट डेटा सोर्स, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंप्लीमेंट कर रहा है डेटा सोर्स। तो कहीं ना कहीं ये उसकी चाइल्ड है ठीक है, परफेक्ट। एंड हम इसी डेटा सोर्स को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, बट हमको कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी ना इस डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए। वी हैव टू यूज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम अभी डेटा सोर्स 1 पे काम कर रहे हैं, पहले डेटाबेस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ गेट करनी होंगी एंड सेट करनी होंगी इस डेटा सोर्स में। तो कैसे गेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं URL के लिए, तो हम लिखेंगे डेटा सोर्स डॉट सेट। आई थिंक डेटा सोर्स के पास सेट है नहीं, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी हम ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स कर देते हैं, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा सोर्स डॉट सेट URL। अब हम चाह रहे हैं ये वाली वैल्यू, सो आई वॉन्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, आई वॉन्ट दिस वैल्यू फ्रॉम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। सो हाउ वी विल गेट दिस वैल्यू? In order to get this value, we just have to use this variable, that is actually a environment variable. Environment variable helps to get the value from the application.properties file. So how we can do that? We just have to use environment.getProperty, and we have to pass the name of the property, and this is actually a name. So we will copy from here and paste from here. Now this whole sentence is actually replaced when this will be evaluated, it will be replaced by this value. तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, इस डेटा सोर्स में हमारा URL सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह URL जैसे हमने सेट किया वैसे डेटा सोर्स डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, और हम यहाँ पास कर सकते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी नाम लिया होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस हमें यहाँ पे सही नाम यूज़ करना होता। आई होप आपको समझ में आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे हमें सही नाम यूज़ करना होता, यहाँ पे हमें सही नाम यूज़ करना होता, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड के लिए भी हमारे पास डेटा सोर्स डॉट सेट यूज़र नेम एनवायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ हम पास करेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, एंड एग्जैक्टली हम क्या करेंगे यहाँ डेटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड और इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, और हम यहाँ पास कर देंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। बस 4 चीज़ें हमने यहाँ रखी थी, 4 चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है, सेट कर दी। बाकी और भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ सेट कर सकते हो, बट डेटा सोर्स को बनाने के लिए यही 4 चीज़ की ज़रूरत है और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एक बीन रेडी हो जाएगी। अब हमें कहीं भी यूज़ करना है तो इस बीन को यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटाबेस 1, पहले डेटाबेस के लिए डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप डन है इतना। अब बात करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। तो बहुत आसान, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बनाने के लिए एग्जैक्टली हम यूज़ करेंगे पब्लिक, और हमें यूज़ करना होगा लोकल कंटेनर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन। ये वाली बीन यूज़ करनी पड़ेगी। इसको आप क्लिक करके देख भी सकते हो यार, डाउनलोड कर दो सोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में कि एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू JPA स्टैंडर्ड कंटेनर बूटस्ट्रैप कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वे टू सेट अप शेयर्ड JPA एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इन द स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी हेल्प से हम लोग एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीन हमारी हेल्प करेगी एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को सेट करने के लिए, जैसा ये लोग बता रहे हैं।
द एंट्री कैन बी पास टू JPA बेस्ड DAO बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन. नोट दैट स्विचिंग टू अ JNDI lookups local entity bean definition to just a matter of configuration. तो बस इसके बारे में और पढ़ लीजिए. यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा. एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन, ठीक है. हमें यहाँ से रिटर्न करना होगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन. तो बस बहुत ईजी यार, हम इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं. बहुत सी सिंपल है. कैसे? लोकल एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन इज इक्वल टू न्यू लोकल एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन, और इसी को हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं. अब आपको कि कुछ इसके अंदर सेट नहीं करना है, बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ सेट करनी है. अभी हम लोग करते हैं. पहले हम इसको बनाते हैं बीन, और इसका नाम भी हम देंगे भाई, वही नाम तो हम ऊपर यूज़ करेंगे. एंटिटी मैनेजर बीन हम दे देंगे यहाँ पे नाम, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन दे देंगे, ठीक है. एंड ये नाम हम लोग ऊपर यूज़ करेंगे थोड़ी देर के लिए, अभी बस आप ध्यान दीजिए, ठीक है. इसको भी हम बना देते हैं प्राइमरी, बाय डिफॉल्ट यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड इसी एंटिटी मैनेजर बीन को हम लोग ऊपर चल के यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री रेफरेंस में, ठीक है. चलो भाई, ये चीज़ हो गई. मेरी बात आती है, क्या ये ब्लैक रहेगी? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हमें सेट करनी है. बताता हूँ क्या. सबसे पहले तो इसके अंदर डेटा सोर्स सेट करना है, तो हम कहेंगे बीन डॉट सेट डेटा सोर्स, और हम अपना डेटा सोर्स वाला मेथड कॉल कर लेंगे. डेटा सोर्स सेट हो गया. उसके बाद हमें यहाँ पे हमें एंटिटी के लिए कौन सा पैकेज स्कैन करना है वो सेट कर देंगे. बीन डॉट सेट एंटिटी सेट पैकेज टू स्कैन, और हम यहाँ पे अपने एंटिटीज़ का पैकेज दे देंगे. दैट इज एक्चुअली com.lcwd.db.mysql.entities, ठीक है. एंटिटीज़ का पैकेज, ठीक है, एंटिटीज़ टू स्कैन. एंड हम लोग आई थिंक अभी हमें हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी. तो हम यहाँ पे बीन डॉट सेट JPA प्रॉपर्टी, JPA की प्रॉपर्टीज़, और हम यूज़ करेंगे मैप. JPA की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए मैप के अंदर बता देंगे सारी प्रॉपर्टीज़, अदरवाइज आप प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते थे, प्रॉपर्टीज़ या प्रॉप्स. एंड हम यहाँ बना लेंगे एक मैप जिसकी कीज़ होंगी स्ट्रिंग, वैल्यूज़ होंगे ऑब्जेक्ट्स, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉप्स इज इक्वल टू न्यू हैज़ मैप. अब हम इसके अंदर अपनी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे. जैसे हमें सेट करना था हाइबरनेट का डायलेक्ट, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, ठीक है. और हम बता देंगे यहाँ MySQL का हाइबरनेट डायलेक्ट, ठीक है. अभी हम बताएंगे, मुझे याद नहीं है यार, ठीक है. प्रॉप्स डॉट पुट, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जैसे हमें यूज़ करना है हाइबरनेट डॉट सो SQL, तो हम इसको कर देंगे. इसी तरह हमें प्रॉप्स डॉट पुट करना है हाइबरनेट की और भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमें सेट करना है हाइबरनेट डॉट HBM DDL डॉट ऑटो. इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट, जिससे कि अगर नहीं है तो अपडेट हो जाए, ठीक है. तो एक बार हम लोग किसको सही कर लेते हैं यार, स्पेलिंग को. हाइबरनेट डॉट HBM टू DDL है, टू DDL डॉट ऑटो, और इसकी वैल्यू है अपडेट, ठीक है. ये क्यों, ठीक है, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं यार, ठीक है, स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है. आई थिंक डन. एंड देन ये प्रॉप्स हमने यहाँ पे सेट कर दिया. अभी हमने यहाँ पे लानी है MySQL कॉन्फ़िगरेशन. तो आई थिंक MySQL का जो डायलेक्ट है वो है org.hibernate.dialect.mysql डायलेक्ट, ठीक है. ये हमारा डायलेक्ट है, आप नेट से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और सेट करेंगे यार, हम हाइबरनेट JPA वेंडर एडेप्टर, हमें यहाँ पे JPA वेंडर एडेप्टर सेट करना होगा. तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, हम बीन डॉट सेट JPA अडेप्टर, देखे हैं क्या, अडेप्टर, और हम यहाँ पे पास करेंगे अडेप्टर है नहीं तो अडेप्टर बनाना पड़ेगा ना. चलो भाई अडेप्टर बनाते हैं. JPA वेंडर अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू हाइबरनेट JPA वेंडर एडेप्टर. बस इसके अलावा ये दोनों थिंग कुछ करना है. यहाँ पे हमने डेटा सोर्स सेट कर दिया, हाइबरनेट वेंडर JPA वेंडर अडेप्टर सेट कर दिया. आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ये किस लिए. SPI इंटरफेस दैट अलाउज टू प्लग इन अ वेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर. तो ये स्प्रिंग एंटिटी मैनेजर के अंदर वेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर डालने के लिए, ठीक है. चलो भाई, एंड देन हमने हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज़ मैप में रखी हैं, एंड फिर हमने वो मैप सेट कर दिया. यही हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी फॉर द
MySQL 1, ये MySQL डेटाबेस, दैट मीन्स हम लोग डेटाबेस 1 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने पैकेज स्कैन कर लिया, स्कैन एंटिटी को स्कैन करने के लिए पैकेज मैंने बता दिया, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गई। एंड हमारे पास यहाँ पे एंटिटी मैनेजर बीन फैक्ट्री रेडी है, एंड इसको मैंने यहाँ पे सेट भी कर दिया है। चलो भाई ये चीज़ हो गई। देन लास्ट चीज़ हमें बनानी है जो कि है ट्रांजेक्शन मैनेजर। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हम यूज़ करेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन मैनेजर एंड इसको बना देंगे हम लोग एग्जैक्टली प्राइमरी ये होगा, एंड इसको बना देंगे बीन, एंड इसका नाम दे देंगे क्योंकि इसका नाम मैं ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजर। अब गलती ना हो इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे, चलेंगे ऊपर और यहाँ रेफ में इसको पास कर देंगे। आई होप डन है, डन है। ओके, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे JPA ट्रांजेक्शन मैनेजर इक्वल टू न्यू JPA ट्रांजेक्शन मैनेजर, एंड हम लोग इसी ट्रांजेक्शन मैनेजर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हमें सेट करना होगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, तो हम मैनेजर डॉट सेट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, और हम यहाँ पे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन को यहाँ कॉल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। आई होप एंड हमें एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन जब मिलेगी तो हमें गेट ऑब्जेक्ट कॉल करना होगा निकालने के लिए, क्योंकि ये जो मेथड रिटर्न कर रहे हैं एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन, बट हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। तो जब हम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन पे गेट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तब हमें मिलेगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, और वो जाकर के यहाँ पे सेट होगा, दैट्स इट। हमारा पहले वाले डेटाबेस का सारा काम हो चुका है, और अब हम लोग चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ से चीज़ों को उठाएंगे एंड यहाँ से एंड चलेंगे अपने दूसरे डेटाबेस के अंदर, एंड यहाँ पे हम चिपका दे देंगे, एंड हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, एंड जो एनोटेशंस हमने यहाँ पे यूज़ करी थी उन एनोटेशंस को हम लोग दूसरे डेटाबेस के क्लास के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऊपर भी चिपका देंगे। अब हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। सबसे पहले हम डेटा सोर्स जो मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, डेटा सोर्स, इनका नाम आई थिंक दे सकते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली इस डेटा सोर्स का हम लोग नाम यहाँ पे रख देंगे, बीन का नाम रख देंगे, बीन का नाम होगा सेकेंड डेटा सोर्स, ठीक है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सेम नाम के दो बीन ना बन जाए डेटा सोर्स से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको कैमल केस से उठा लेता है नाम, ये आपको पता होगा स्प्रिंग में। एंड यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन मैनेजर। बस तीनों बीन को हमने अलग अलग नाम दे दिया, एंड इसी हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे सेकेंड एंटिटी मैनेजर, एंड हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन मैनेजर। आई होप आपको समझ में आया, सेकेंड ट्रांजेक्शन मैनेजर। तो हमारा यहाँ पे सब चीज़ डन है। अब हमें यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, ठीक है। डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन जहाँ हमने स्प्रिंग कर रखा था, इसको हम उठा करके कर देंगे सेकेंड, क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत है, किसकी, अब हमें गाइस इन कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत है। तो इन कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे मिलेंगी, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें second.datasource.url से मिलेंगी, और इसीलिए हमने दूसरे डेटाबेस में second.datasource.url यूज़ किया है, यूज़र नेम पासवर्ड एंड ड्राइवर क्लास नेम यूज़ किया। एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे हाइबरनेट डायलेक्ट भी चेंज करना होगा, और हाइबरनेट डायलेक्ट हम यूज़ करेंगे किसका, हाइबरनेट डायलेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस SQL, ठीक है। बाकी आप इसको देख सकते हो हाइबरनेट org.hibernate.dialect.postgres डायलेक्ट, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक हमारा काम हो चुका है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ कर लिया। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसको सब रिजॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग हमें पैकेज भी तो चेंज करना होगा, तो हम पोस्टग्रेस DB में हम लोग यहाँ के जो रिपोजिटरीज होंगी वो रखी होंगी पोस्टग्रेस के अंदर, और यहाँ के जो एंटिटीज़ रखे होंगे वो रखे होंगे यहाँ पे पोस्टग्रेस के अंदर, ठीक है। एंड बस, तो हमारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस रेडी हैं। अब हमारे काम होने चाहिए, और हमारी जो प्रोडक्ट एंटिटी है वो पोस्टग्रेस के अंदर बननी चाहिए, और हमारी जो यूज़र एंटिटी है वो MySQL के अंदर बननी चाहिए। सो लेट्स रन द मेन एप्लीकेशन। हम आ जाते हैं यहाँ पे, एंड अपने मेन एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आती है कि नहीं आती है। सो मैंने रन कर दिया है, एंड लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आती है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, एंड देखते हैं भाई, प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व किया जाएगा।
कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम हमको यहाँ पे दिख गई, ये कह रहा है अनएबल टू रिजॉल्व org.hibernate.dialect डायलेक्ट। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी है पहले ही, जहाँ पे हम लोग ने डायलेक्ट मेंशन किया था, आई थिंक हम लोगों ने डायरेक्ट मेंशन किया था यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल एल कर देते हैं और अगेन अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। सारी चीज़ें हम आपके सामने रिजॉल्व करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कट कर दें वीडियो में, ठीक है। चलो मैंने फिर से रन कर दिया एंड फिर से कोई एरर आई है, लेट्स सी कौन सी एरर आ रही है। एंड यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक एंटिटी बन चुकी है, क्रिएट टेबल एंटिटीज़ कहाँ से बन गई टेबल, देखते हैं भाई। इसका नाम हमने यूज़र्स रखा था एंड इसमें हमने नाम क्या रख दिया था, ओके एंटिटीज़, ठीक तो है। प्रोडक्ट्स रखना था बट एंटिटीज़ जो हमने रखा था वो बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पोस्टग्रेस में बन चुका है एंड आई थिंक माइस्क्यूएल में कुछ एरर आगे देखते हैं, ठीक है। एरर इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट कुड नॉट क्रिएट अ क्वेरी फॉर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ओके। सो फाइंड बाय टाइटल जो हमने लगा रखा था उसमें प्रॉब्लम आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने यार जब रिपोजिटरी बनाई थी फाइंड बाय टाइटल एंड देखते हैं प्रोडक्ट में हम लोगों ने टाइटल नहीं रखा था, इसीलिए एरर आ रही है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं फाइंड बाय नेम एंड अगेन रन कर देते हैं प्रोजेक्ट को एंड आई होप अभी हमारा प्रोजेक्ट चल जाना चाहिए। सो एग्जैक्टली अभी हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। देखते हैं कोई क्रिएट क्वेरी इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जब इससे पहले एरर आई थी उस समय हमारी टेबल बन चुकी होगी, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे और हम रिफ्रेश करते हैं अपने मल्टीपल डीबी को, देखते हैं एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देखो यूज़र्स की टेबल बन चुकी है, ठीक है। एंड ये यूज़र की टेबल बनी है हमारे एंटिटी से, माइस्क्यूएल वाली एंटिटी से। और अगर हम पोस्टग्रेस में आए और यहाँ पे अगर मल्टीपल डेटा वाइज में रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश में स्कीमाज में आए, पब्लिक में आए, पब्लिक में हमें मिलेगी टेबल्स में अगर हम देखें तो एंटिटीज़ नाम से टेबल बन चुकी होगी, ठीक है। हम लोग इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी एंटिटीज़ नाम से टेबल इसलिए बनी गई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट में जो उसका नाम रख दिया था वो एंटिटी रख दिया था, यहाँ पे हम रख देते हैं प्रोडक्ट्स। तो अब प्रोडक्ट नाम से टेबल बनेगी, तो इस एंटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड एक बार मैं इसको भी डिलीट करता हूँ जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र्स को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्रिएट टेबल हो रही है। हमारे अलग अलग डेटाबेसेस में हम लोग टेबल को क्रिएट कर पा रहे हैं। मैंने फिर से रीरन किया है अपने प्रोजेक्ट को, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, एक डेटा क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए टेबल क्रिएट हुई यूज़र्स, ये माइस्क्यूएल में क्रिएट हुई होगी एंड प्रोडक्ट्स टेबल क्रिएट हुई है, ये क्रिएट हुई होगी हमारी पोस्टग्रेस में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आए। इस तरह से हम मल्टीपल डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जितने एंटिटीज़ हम पोस्टग्रेस के अंदर बनाएंगे वो सारी एंटिटीज़ माइस्क्यूएल पोस्टग्रेस में बनेंगी, और जितनी एंटिटीज़ हम माइस्क्यूएल के अंदर एंटिटीज़ पैकेज के अंदर बनाएंगे वो सारी एंटिटीज़ हमारी माइस्क्यूएल में जाएंगी। इसी तरह हम मल्टीपल डेटाबेस के लिए मल्टीपल पैकेजेस बना के उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और हमारा कमाल और धमाल की चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। कितने मर्जी उतने डेटाबेस बनाइए। अब चलते हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक दो डेटाबेस ऑपरेशन करके देख लेते हैं। डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। अब आपको तो रेपोजिटरीज यूज़ करनी है, बस यूज़र रेपोजिटरी यूज़ करिए, माइस्क्यूएल में डेटा जाएगा। प्रोडक्ट रेपोजिटरी यूज़ करिए तो डेटा जाएगा हमारा प्रोडक्ट पोस्टग्रेस में, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। तो गाइज हम लोग चलते हैं और टेस्ट करते हैं अपने दोनों रेपोजिटरीज़ को। आ जाते हैं अपने मेन में एंड यहीं पे टेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट में यहाँ भी कर सकते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पब्लिक वॉइड db टेस्ट नाम से बना लेते हैं एक मेथड एंड इसको एज अ यूज केस टेस्ट केस करने के लिए, टेस्ट केस यूज़ करने के लिए हम इस पर एनोटेट कर देंगे टेस्ट से। अब हम इसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, सपोज हमने लिख दिया एस आउट टेस्टिंग, तो एग्जैक्टली हमें एस आउट टेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो, राइट। आई थिंक ये देखिए टेस्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों रेपोजिटरीज़ को ऑटो वायर कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी, यूज़र रेपो, एंड साथ ही साथ में हम यूज़ करते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपो, एंड हम कर सकते हैं ऑटो वायर एंड यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं ऑटो वायर। अब हमारे पास यहाँ दोनों प्रोडक्ट एंड यूज़र के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यूज़र बनाते हैं, यूज़र डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड
एंड हम यहाँ पे डेटा सेट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई, फर्स्ट नेम दुर्गेश, देन हम यहाँ पे लास्ट नेम तिवारी, एंड उसके बाद ईमेल durgesh.lcwd@lcwd.com, ठीक है। आई थिंक ठीक है यार, ठीक है, परफेक्ट। ये हमें रिटर्न कर देगा यूज़र। सेम इसी तरह हम प्रोडक्ट डॉट बिल्डर डॉट नेम एप्पल आईफोन डॉट प्राइस, ठीक है, देन डॉट लाइफ ट्रू डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस इज एप्पल प्रोडक्ट, एंड देन फाइनली बिल्ड कर देते हैं इसको एंड हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट आ गए। अब हम दोनों को सेव कर देते हैं। हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी सेव, इसको आई थिंक पोस्टलिस्ट में सेव करने के लिए, एंड यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, यूज़र को सेव करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र को सेव करने के लिए यूज़ करेंगे एक्चुअली MySQL डेटाबेस। सो हमारा काम हो जाएगा एंड सबको सही चल गया, दैट मीन्स डेटा सेव्ड। तो हम यहाँ पे डेटा सेव्ड दे देंगे, परफेक्ट, ठीक है। एंड हम लोग को बाकी अपने यूज़र लेवल के हिसाब से कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, बस हमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करनी थी, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टेस्ट केस को रन करते हैं एंड लेट्स सी कि डेटा हमारा पहुंचता है कि नहीं। अगर डेटा पहुंच जाएगा तो डेटा फेच भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सो मैंने रन कर दिया एंड DB टेस्ट में आते हैं। सो आप देख सकते हो डेटा सेव्ड, दैट मीन्स आप देखो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट में भी परफेक्टली चल चुकी है एंड इंसर्ट टू इनटू यूज़र में भी चल चुकी है। तो अगर हम पोस्टग्रेस में देखें, अगर यहाँ पे टेबल को आके रिफ्रेश करते हैं तो एक टेबल देखो प्रोडक्ट्स की आ चुकी है एंड प्रोडक्ट्स में राइट क्लिक करेंगे एंड हम व्यू डेटा पे जाएंगे, ऑल रोज पे क्लिक करेंगे एंड आई होप आपको यहाँ पे दिस इज एप्पल प्रोडक्ट, ट्रू एप्पल प्रोडक्ट 54,000 देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग मल्टीपल डेटा में यूज़र में आते हैं, डेटा में आते हैं तो आप देख सकते हो डेटा आ चुका है। तो हम मल्टीपल डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक ही स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। वाह कितनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अगर हम सेव करते हैं तो फेच भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज राइट वन मोर टेस्ट केस टू फेच द डेटा ऑल्सो। तो हम यहाँ पे हम लोग पब्लिक वॉइड गेट डेटा, एक और टेस्ट केस लिख देते हैं यार, टेस्ट केस, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिपोजिटरी, हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट या फाइंड ऑल, एंड देन हम फॉर ईच से ट्रेवर्स कर लेंगे एक करके प्रोडक्ट, एंड हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट गेट नेम को बस प्रिंट कर देंगे और दैट इट। सेम तरीके से हम यूज़र को भी यही करेंगे, हम यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल डॉट फॉर ईच यूज़र, और हम ऐसा आउट करेंगे यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, दैट्स इट बस। एंड हम रन करेंगे, देखेंगे डेटा आ रहा है, सेव कर पा रहे हैं, डेटा गेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं परफेक्टली, आप देख सकते हो। एंड आई होप देख लो, ठीक है। जब इस पर कॉल हुआ तो एक हाइबरनेट की सेलेक्ट क्वेरी फायर हुई है, दूसरी बार भी हाइबरनेट की दूसरी सेलेक्ट क्वेरी फायर हुई है। तो इस तरह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बस आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। उसके बाद आप नॉर्मली प्रोडक्ट रिपोजिटरी और यूज़र रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हो। आपको बैकएंड के लिए ध्यान ही नहीं देना कि कौन सा डेटाबेस ऑपरेट हो रहा है, आपको बस एक बार यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है कि भैया हमें डेटा सोर्स कौन सा यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज डेटाबेस सोर्स यूज़ करेगा। एंटिटी मैनेजर बीन फैक्ट्री, हम लोग एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन जब बनाएंगे, जिसकी हेल्प से बनेगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग को कौन सी प्रॉपर्टीज़ एंड हाइब्रिड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। साथ ही साथ ट्रांजेक्शन मैनेजर जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री की
का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लोग एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन का ऑब्जेक्ट निकाल के दे देंगे। ये तीनों चीज़ हम यहाँ पे इनेबल रेपोजिटरीज है, जीपी रेपोजिटरी जब कॉल करेंगे तो ये तीनों चीज़ें पास कर दें। याद इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से आपको फोकस या कह सकते हो ध्यान किस बात पे देना है, ये पैकेजेस पे। यहाँ पे आपने कौन सा पैकेज फॉलो किया है रेपोजिटरी के लिए, एंड यहाँ पे आपने कौन सा पैकेज यूज़ किया है एंटिटीज़ के लिए। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए आप कहाँ से हो, लिख के जरूर बताइए। एंड मैं कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एक्सेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।